दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और द न्यू भारत की तरफ से एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। शनिवार की शाम हम लेकर के आए हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। आइए आज एक बार फिर सर के साथ जुड़ते हैं और देखते हैं कि आदरणीय सर के साथ आज कौन सी किताब है और कौन सी किताब का कौन सा पन्ना आपको अधिक आकर्षित करता है। आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को। जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन सभी का स्वागत और जो बाद में जुड़ेंगे उनका भी स्वागत। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और जैसा कि आज हम लोग, पता है आपको कि आशा रानी लाल जी की किताब की चर्चा करेंगे, यादों की गठरी। यह मूलतः एक संस्मरणात्मक कृति है। स्मृतियां हैं इस किताब के केंद्र में। और आशा जी लंबे समय से लेखन करती रही हैं। भोजपुरी में भी इन्होंने लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। और एक कह सकते हैं कि जो ये दीर्घ अवधि है, उसमें तरह-तरह का लेखन उन्होंने किया है। दूर बिहार में लंबा वक़्त इनका गुज़रा है और अब दिल्ली में ही रहती हैं। यह किताब जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मूलतः यह दाम्पत्य जीवन को केंद्र में रखने वाली किताब है। एक पारिवारिक जीवन जैसा होता है मध्यवर्गीय घरों में, अ, वो सब इस किताब के केंद्र में है। पति-पत्नी का संबंध, परिवार के भीतर का जो राग-विराग है, वह भी इस किताब के केंद्र में है। अ, लोक की उपस्थिति भी इस किताब में है। और जो चीज़ इस किताब को बहुत पठनीय बनाती है और जिसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि कहा जाना ज़रूरी है, रोचकता बहुत है इसमें। जो लोक में कह सकते हैं कि कुछ चुटीले मुहावरे होते हैं, वो मुहावरे इसमें हैं। कुछ साक्ष्य इस किताब में आशा जी ने इस तरह के बनाए हैं जो लोक में ही होता है, गड़ही का पानी। अब जो लोग महानगरों में हैं और उन्हें तो अब गड़ही वगैरह जैसे शब्द का शायद बोध भी ना हो, लेकिन अब भी जो लोग गाँव में हैं, खासकर भोजपुरी अंचल में जो लोग हैं, उन्हें पता है कि गड़ही शब्द क्या है। तालाब जो होता है, एक तरह से जो कच्चा तालाब है वो गड्ढा, उसी का विस्तार गड़ही हो जाता है। ठहरा हुआ जल होता है, कहीं उसमें कोई प्रवाह नहीं होता है। उसकी अपनी सुंदरता भी होती है और उसकी अपनी सीमा भी होती है। तो कई जगहों पर मैंने देखा इस किताब में कि जीवन को व्यक्त करने के लिए, संबंधों को व्यक्त करने के लिए, अनुराग को व्यक्त करने के लिए और कई बार जो तमाम तरह की सीमाएँ होती हैं, उन सीमाओं को व्यक्त करने के लिए इस तरह के बहुत से रूपक किताब में हैं जिन्हें आशा जी ने जिनका इस्तेमाल किया है। और भोजपुरी के वाक्य हैं, भोजपुरी के शब्द हैं और चूँकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और महानगर में रहते हुए कई बार अंतराल सा आ जाता है, जब कोई भोजपुरी का मिलता है, उससे भोजपुरी में बात करने का सुख मिलता है, तो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा लगता है, मातृभाषा से जुड़ना अच्छा लगता है। ये किताब भी उस तरह से मुझे अच्छी लगी। इसमें भी मेरी मातृभाषा के ज़ाहिरा तौर पे जो कि आशा जी की भी मातृभाषा है, उसका संस्पर्श है। खूब ठीक ढंग से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है, कहीं छौंक लगाने के लिए नहीं, एक सहजता में। क्योंकि ये जीवन की कथा है, रिश्तों की कथा है, पति के जीवन में प्रवेश करने से लेकर और उनके प्रयाण तक की कथा कह सकते हैं कि इस किताब में है। जब इनका विवाह हुआ 1958 में, जून 1958 का संदर्भ है और फिर दिसंबर 19 में जब वो नहीं रहे। इस अवधि में जो रिश्तों का एक तरह से कह सकते हैं सौंदर्य है, तनाव है, तनाव नकारात्मक अर्थ में नहीं,
तनाव माने उसकी जो एक तरह से सघनता है उस अर्थ में अ, वो सब इस किताब के भीतर है। और औपन्यासिक पठनीयता, संस्मरण वैसे भी पठनीय हुआ करते हैं। आजकल तो कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में भी और अन्य दूसरी भाषाओं में भी कथेतर गद्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है। यानी कि उपन्यास, कहानी और कविता से अलग विधाओं में जो लेखन हो रहा है, लोगों को पसंद है। खास करके संस्मरण, आत्मकथाएँ, जीवनियाँ, यात्रा संस्मरण, ये बहुत लोकप्रिय विधाएँ हैं आज की तारीख में। तो आशा जी की यह जो संस्मरणात्मक किताब है, छोटी-सी किताब है। हुँ, यह किताब पढ़ते हुए एक तो आपको एक जो एक स्त्री-पुरुष का जो दाम्पत्य है, उसका बोध तो होता ही है। लेकिन आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि सामान्यतः जो मध्यवर्गीय घर हैं, अ, चाहे वो भोजपुरी प्रांत का ही नहीं, सामान्य भारतीय जो मध्यवर्गीय घर हैं, उनमें जो दाम्पत्य है, उसमें जो दाम्पत्य का ताप है, जो जिस ढंग से दाम्पत्य का विकास होता है, वो वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। लगेगा इस तरह से जैसे आशा जी और उनके पति, इनका जो जीवन है इसको देखते जाएँगे तो आपको बहुत सारे जीवन याद आएँगे। अपने आस-पास के बहुत सारे लोगों का जीवन याद आएगा, संदर्भ याद आएगा। किसी भी किताब की सार्थकता इसी में होती है। यदि वह नितांत वैयक्तिक है तो फिर किसी और के काम का नहीं। या तो फिर व्यक्ति इतना बड़ा हो, राष्ट्र निर्माता हो, जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा में बहुत सारे निजी प्रसंग हैं, लेकिन वे निजी प्रसंग इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो राष्ट्रपिता की आत्मकथा का हिस्सा है। जब साधारण लोग अपनी आत्मकथाएँ लिखते हैं, अपने संदर्भ लेते हैं, तो उनका महत्व इसी में होता है कि वह दूसरे के जीवन को भी जोड़ता चलता है और एक अपना बृहत्तर आशय प्राप्त कर लेता है, एक बड़ा संदर्भ प्राप्त कर लेता है वह। और आशा जी की यह किताब भी करती है। क्या कहते हैं कि ननद और भाभी के बीच का जो संवाद है, पति के चले जाने के बाद भी उसमें भी वह जो भारतीय तत्व है, ननद और भाभी के बीच संवाद का जो माधुर्य है, वो आपको इसमें दिखाई देगा। क्योंकि साहित्य की शिक्षक रहीं आशा जी, लंबे समय तक उन्होंने अध्यापन किया, प्राचार्य रहीं, तो आपको इसमें हरिवंश राय बच्चन की कविता से लगभग इस किताब की शुरुआत होती है। आखिर में सूरदास इसमें आते हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। किताब की शुरुआत होती है हरिवंश राय बच्चन से जो बीत गई सो बात गई। वो बहुत मशहूर गीत हरिवंश राय बच्चन का, लेकिन उसको ये पलट देती हैं और कहती हैं कि जो बीत गई वो बात गई नहीं, वही तो स्मृतियाँ बन गईं। और यह तो मानना चाहिए हम सबको, देखना चाहिए। देखिए क्या है ना, स्मृतियाँ बोझ नहीं होती हैं, वह बचे हुए जीवन के लिए जीवद्रव्य का काम करती हैं, प्रोटोप्लाज़्म का काम करती हैं। अगर बहुत अभागा मनुष्य होता है जिसके पास कोई स्मृति नहीं होती, और स्मृतियाँ हमेशा सुखद हों ज़रूरी नहीं है। दुखद स्मृतियों की भी भूमिका होती है आपके वर्तमान के लिए भी और भविष्य के निर्माण के लिए भी। और जो आपसे वरिष्ठ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी स्मृतियाँ भी आपकी स्मृतियों के साथ एक सहमेल तैयार करती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे दिए की लौ होती है, अब तो नए लोग जानते नहीं कि चिराग जो जलता था, मिट्टी के तेल से जो चिराग जलता था और उसमें जो लौ निकलती थी या लालटेन में जो लौ निकलती थी, कैस वो एक ही लौ नहीं होती है, एक लौ का बोध कराती है। लौ से लौ जुड़ती चली जाती है। बुद्धिज़्म में इसको दूसरे ढंग से प्रस्तावित किया गया है, लेकिन मैं यहाँ इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि स्मृतियों का भी क्रम इसी तरह होता है। अलग-अलग होते हुए भी
उनमें एक गहरा संबंध स्थापित होता है और लगता है कि वो एक लौ की तरह है। यानी कि एक मनुष्य में उसके तमाम पूर्वजों की स्मृतियाँ भी होती हैं, जो उसके वर्तमान को प्रभावित कर रही होती हैं, जो उसके भविष्य के निर्माण की भूमिका निभाती हैं। तो ऐसी किताबें यानी यादों की गठरी जैसी किताबें आपको इस ढंग से सोचने की भी प्रेरणा देती हैं। इस ढंग से सोचने के लिए भी अ, कह सकते हैं विवश करती हैं। आप इसे चाहें तो सामान्य एक विवरण की तरह पढ़ सकते हैं, किस्सा की तरह पढ़ सकते हैं और चाहें तो इसे जीवन के पाठ की तरह पढ़ साहित्यिक कृतियों के पास जाते वक़्त यही शऊर ज़रूरी होता है, यही सलीका ज़रूरी होता है कि आप कैसे जाएँगे। और सिर्फ़ साहित्यिक कृतियों के पास क्या, जीवन में जो भी काम आप करने जा रहे हैं, वहाँ सलीके की दरकार तो रहती ही है, उसके बिना बात बनती नहीं है। तो आशा जी की यह किताब पढ़ते हुए मुझे कई ऐसे शब्द मिले। आज मैंने एक शब्द का ज़िक्र भी किया है फ़ेसबुक पर, पाहुर शब्द का इस्तेमाल किया। अब महानगर में रहते-रहते एक लंबा वक़्त बीत गया, जब हम पढ़ने आए दिल्ली और उसके बाद से ऐसे ही जो जीवन बाहर-बाहर उसमें अब ये बैना पाहु जैसे शब्द तो कहीं भूल से गए। अचानक जब शब्द सुना तो बचपन की कुछ स्मृतियाँ निकट आ गईं। तो किताब पढ़ते हुए यह भी होता है कि आप सांस्कृतिक रूप से जो एक तरह से कह सकते हैं अंतराल आ गया रहता है जीवन में वो अंतराल भर जाता है। आप फिर से पुनर्नवा महसूस करते हैं, रिफ्रेश महसूस करते हैं अपने को और लगता है कि कुछ नया जुड़ गया। तो कई शब्द इस किताब को पढ़ते हुए मुझे मेरे बचपन में ले गए, मुझे पीछे ले गए। मैं उसी अंचल में गया, जीवन की भाग-दौड़ में बहुत सारी चीज़ें हमको पता भी नहीं चलता और हम विस्मरण में चले जाते हैं। तो इस किताब की एक भूमिका कम से कम मेरे लिए तो यह भी रही कि बहुत सारे शब्द फिर मुझे याद आए, उनके संदर्भ याद आए, जो सांस्कृतिक बोध है वह भी मेरे समीप आया, मेरे करीब आया। मेरी आत्मा के रसायन में थोड़ा-सा परिवर्तन तो हुआ ही हुआ और एक किताब से हम इससे ज़्यादा की उम्मीद और करते भी क्या हैं? एक किताब जब हम पढ़ रहे होते हैं कई संदर्भ आप इसको पढ़ेंगे जो निजी संदर्भ है कि पति किस नाम से पुकारते हैं, विंदु है, शिव और पति के लिए शिव और अपने लिए देवी, इस तरह के जो प्रसंग हैं, कहने का एक ढंग है और जो अ, हमारे वहाँ जो सबसे प्रमुख रति है ना जीवन की वो दाम्पत्य रति ही है। स्वकीय प्रेम हमारे भारतीय जीवन में आदर्श रहा है। परकीय प्रेम की कविताएँ आपको बहुत मिलेंगी। रीतिकाल भरा पड़ा है परकीय प्रेम की कविताओं से। हालाँकि रीतिकाल के सकारात्मक पक्ष भी हैं। एकदम उसको खारिज नहीं कर देना चाहिए। जैसे मैं ये वाक्य कह रहा हूँ तो कोई ये ना समझ ले कि मैं रीतिकाल को बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ। उसके अपने सकारात्मक पक्ष में ही है, एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है रीतिकाल की। लेकिन जो ये कविताओं का संदर्भ स्त्री-पुरुष संबंध का मसला है, वहाँ परकीय केंद्र में है। बहुत कम कवि हैं, जहाँ परकीय नहीं है, जैसे घनानंद हैं, वहाँ परकीय नहीं है। एक ही है प्रिया सुजान और इसीलिए घनानंद की कविता किसी भी नए से नए मनुष्य यानी कि घनानंद को गए सदियाँ बीत गईं, है ना? 200 साल, 300 साल इस तरह का वक़्त बीत जाता है। फिर भी घनानंद जो है वो पढ़िए और अगर आपको भाषा का बोध है, तो लगेगा कि घनानंद हमारी और आपकी बात कर रहे हैं। मतलब वो जो प्रेम की एक निरंतरता है, उसकी एक जो पारदर्शिता है और वहाँ जो एक हालाँकि सुजान उनकी पत्नी नहीं है, लेकिन वही अकेली है, तो स्वकीय है। स्वकीय के अर्थ में आप ले सकते हैं, उनकी पत्नी नहीं है वो। तो यह किताब भी एक तरह से दाम्पत्य में जो स्वकीय बोध है, हालाँकि ये स्त्री की ओर से लिखी गई किताब है, लेकिन जो अर्थ निकल कर आता है, जो बोध निकल कर के किताब से आता है, वह
इसी का निकल कर आता है और हमारी अपनी परंपरा में जो हमारे वहाँ प्रेम की अपनी परंपरा है, वहाँ पर स्वकीय को बहुत उन्नत इसीलिए राम आदर्श हैं। राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप है, उसमें यह एक पत्नी के होने का प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है उस समय में जब स्वयं उनके पिता की 3 रानियाँ हैं, लेकिन राम के वहाँ ऐसा नहीं है। एक आदर्श स्त्री-पुरुष संबंध का वो स्थापित करते हैं। आप देखेंगे तो ये पूरी विरासत अगर इस तरह की किताबों को आप पढ़ते हैं, इस तरह की किताबों से आप जुड़ते हैं, तो वो पूरी विरासत आपको दिखाई देती है। बहुत वैयक्तिक होते हुए भी इसी ढंग से ये किताबें कह सकते हैं कि दूसरों के काम आ जाती हैं, दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं और एक वह जो एक लड़की माता-पिता के घर से निकलती है, दूसरे घर जाती है, कैसे वो वहाँ अपना एक संसार बसाती है, फिर उस संसार में कैसे जो संततियाँ आती हैं, वो शामिल होती हैं, फिर संततियों से का परिवार बनता है। बहुएँ आती हैं, दामाद आते हैं, हालाँकि इनके वहाँ बहुओं के ही आने के प्रसंग हैं। तो फिर जो पोते-पोतियाँ हैं ये सब का एक संसार बनता चला जाता है और कैसे कालचक्र घूमता रहता है, कैसे परिवर्तन होता रहता है, उसके भी कुछ संदर्भ इस किताब में हैं और यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आशा रानी लाल की पुतलियों में जो लगभग उनका 60-61 वर्ष का दाम्पत्य रहा वह किस तरह बसा हुआ है। अ, वो वही एल्बम यानी पुतलियों का उनकी पुतलियों का एल्बम है ये यादों की गठरी और यही होता भी है। पढ़ते हुए ये लगा कि बहुत ईमानदारी है इस किताब में चूँकि अ, आशा जी ल लगभग 84 वर्ष से ऊपर के उम्र में हैं, तो वो उस पीढ़ी की हैं, जहाँ पर पति परमेश्वर और उस तरह की अवधारणाएँ भी बहुत प्रमुखता से काम करती रही हैं मन में, स्त्री के भी मन में, पुरुष के भी मन में, अब भी हैं ये चीज़। तो वो उसकी प्रतिध्वनि भी आपको इस किताब में सुनाई देगी। अ, तो ये सब चीज़ें हैं और भाषा की तो मैंने प्रशंसा की ही कि आपको कहीं ये किताब रोकती नहीं है। एक मतलब नदी के प्रवाह की तरह आपको ले जाती है आगे की तरफ, यानी यह किताब जो है वो गड़ही का जल नहीं है। इसमें प्रवाह है, ये नदी का जल है, नदी की तरह इसमें प्रवाह है, गहरी आत्मीयता है। अ, संबंधों की पारदर्शिता है, स्पष्टता है और सबसे अच्छी बात यह है कि संस्मरण हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, उसमें पर्दा नहीं होना चाहिए। तो आशा रानी लाल ने इस किताब में कोई पर्दा नहीं डाला है और ये बड़ी सफलता है। ये किताब सामयिक प्रकाशन से छपी हुई है। जिन भी मित्रों की रुचि हो, जो लोग पढ़ना चाहें, जिनकी रुचि कथेतर गद्य में हो और संस्मरणात्मक गद्य में हो, आत्मकथात्मक गद्य में हो निश्चित तौर पर वो जो है इसको पढ़ सकते हैं। एक अंश मैं इस किताब से पढ़ता हूँ, अभी मैंने राम का ज़िक्र किया। राम के जैसे मेरे शिव भी बहुत मनभावन थे, पढ़े-लिखे विद्वान थे, गणित के मर्मज्ञ थे, तब भी मैं उन्हें महामूर्ख ही कहती थी। उन्हें सांसारिकता तथा व्यावहारिकता का तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था। व्यावहारिकता का क, ख, ग, घ तो वे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। पहली बात कि वे अतिथि सेवा से अनजान थे। जब कभी अतिथि के साथ मैं उन्हें खाना परोसती, तब वे स्वयं की थाली पर ही अपना नज़र गड़ाए होते। अतिथि का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते। वे खुद के अपने भांग-धतूरा के खाने में व्यस्त रहते। इसका मतलब मर्द या तो आलसी होता है या स्वार्थी, तभी तो औरत उसे ठुनकाकर उसके कर्तव्य की याद दिलाती।
अब इस तरह के प्रसंग लिखने से यह भी पता चलता है कि अ, बहुत गहरी आत्मीयता रही होगी, अन्यथा तो इस तरह के प्रसंग अगर वो उन्हें सुनाती रही हों, तो बात-बात पे नाराज़ होने का प्रसंग बन सकता है। बड़ा कठिन हो सकता है जीवन। तो इससे पता चलता है कि दोनों के संबंध बहुत मधुर रहे होंगे और निश्चित तौर पे रहे होंगे, अन्यथा ऐसी किताब संभव नहीं होती। और यह जो कह सकते हैं आप कि ये ये जो शैली है आशा जी की, वो किसी को भी भा जाएगी। कई बार लगेगा कि मतलब कैसी किस तरह से ये कह रही हैं, लेकिन एक चटक रंग है इसका। चटक रंग है और कह सकते हैं कि मतलब खिंचाने वाली कई बातें भी इसमें आपको मिलेंगी जिसमें प्रिय को अपने ढंग से समझने का एक प्रसंग और इस किताब में है कि लखनऊ में बच्चों के साथ छोटे-छोटे दोनों बेटों के साथ जा रहे हैं और पति आगे निकल गए, ये पीछे छूट गईं, फिर मिलने का प्रसंग है। तो कई जीवन के प्रसंग हैं, भोजन के प्रसंग हैं कि वो कई बार इतना पसंद आ जाता था उन्हें भोजन कि वो पूरा का पूरा ही खा जाते थे और प्रशंसा नहीं करते थे कि कैसा बना है, नहीं बना है। तो ऐसा हम सब पुरुषों के जीवन में होता है। इसे पुरुषों को स्वीकार करना चाहिए, बहुत कम पुरुष होते हैं, जो बहुत ईमानदारी से इन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, कह लेते हैं। तो आशा जी ने इसको ठीक रेखांकित किया है और मुझे तो ये किताब अच्छी लगी पढ़ते हुए और उनके रंग का भी, उनके साँवले रंग का भी बड़ा सुंदर ज़िक्र है इस किताब में और आखिर में तो है कि भई बहुत क्रीम पाउडर लगा के गोरे मत हो जाइएगा, वरना मैं कैसे पहचानूँगी और राह देखते रहिएगा। यह भी मुझे बहुत प्रीतिकर लगा। सामान्यतः माना जाता है कि स्त्रियाँ ही राह देखती हैं अपने पति की, अपने पुरुष की। लेकिन इसमें यह जो आग्रह है प्रिय से कि मेरी राह देखते रहना, मैं आऊँगी, कहीं भीतर तक छू जाने वाला प्रसंग है और वो आपको बहुत गहरे कहीं संवेदित करता है। तो मैं इस किताब के लिए आशा जी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हिंदी के जो पाठक हैं, जिनकी दिलचस्पी कथेतर गद्य में है, वे इसे ज़रूर पढ़ेंगे। बहुत-बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। रवि जिस जी। तरह से जी, जी सर। जिस तरह से आपने आज की इस पुस्तक का जिसका नाम है यादों की गठरी, इसका आपने हम सभी के बीच में कि इसे क्यों पढ़ा जाए अ, अपने विचार रखे, इस किताब की समीक्षा की। यादें जीवन का अनमोल हिस्सा होती हैं और जो हमारे बीते हुए पलों को संजो करके रखती हैं। आपने कहते हुए कई बार किताब की तारीफ करते हुए यह बताया कि किताब के कई मायनों में हर एक व्यक्ति के जीवन में जुड़ाव मिलेगा और वो जुड़ाव वो तब मिल पाएगा जब वह उसे पढ़े और पढ़ करके उसके साथ जुड़ जाए। हमारे मन और हृदय में हमेशा जीवित रहते वो यादगार पल जिसे हम यादों की गठरी कहें, जो आशा रानी जी ने यहाँ पर लिखा है। और जो 2 प्रसंग आपने सुनाए, यकीनन हर किसी को पढ़ने की जिज्ञासा होगी। आपने इस बेशकीमती किताब को हम सभी के बीच प्रस्तुत किया। मैं दर्शकों की तरफ से, साहित्य पुस्तक प्रेमियों की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और कठिनाइयों से भरे हुए पल में पुराने अनुभव यानी यादें ही हैं जो वर्तमान को समझदारी से काम लेने की सीख देती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। तो सभी के लिए यकीनन ये महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। आपका बहुत शुक्रिया कि हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अनिवार्य पुस्तक पर फिर से चर्चा की। फिर मुलाकात करेंगे शनिवार को ही अपने कार्यक्रम टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। तब तक के लिए आपसे ले रहे हैं अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।